हेलो एवरीवन। आज 12 फरवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं। इसमें कुल 5 न्यूज़ आर्टिकल होंगे। 2 तो इससे पहले हम लोगों ने उनके संदर्भ को चर्चा किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी किया गया है किसके लिए? नेट जीरो की जो रणनीति, जो लक्ष्य रखा गया 2070 तक कि कार्बन उत्सर्जन को देश में कम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मतलब शून्य कर दिया जाएगा 2070 तक। उस लक्ष्य के अनुरूप हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या आवश्यकता है, और इससे संबंधित एक 3 रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया था। इससे पहले 10 फरवरी के न्यूज़ टुडे के अंक में वो न्यूज़ आर्टिकल थे। एक तो ओवरऑल रिपोर्ट के बारे में हमने बताई थी, और एक और जो रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने चर्चा किया था। अब वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि नीति आयोग इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक के बारे में भी बात करता है इस रिपोर्ट में, कि उस क्षेत्रक का क्या योगदान होगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो योगदान को समझाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जाने चाहिए, अभी वर्तमान में क्या चीजें चल रही हैं, और किन आधार पे भविष्य में हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक तरह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रक है उन सबका जो एक होलिस्टिक व्यू यहाँ पे दिया गया है, जिसके आधार पे हम लोग नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली जो हमारी न्यूज आर्टिकल है वो क्या है? कृषि क्षेत्रक पे एक रिपोर्ट है। मतलब इसमें लिखा हुआ शीर्षक, विकसित भारत और नेट जीरो के सिनेरियो पे नीति आयोग की रिपोर्ट, सेक्टोरल इनसाइट। तो इसमें जो विभिन्न क्षेत्रक है, इसमें जो पहला क्या है, कृषि क्षेत्रक से संबंधित है। तो इसीलिए क्या जीएस पेपर 3 तो हुआ ही, जीएस पेपर 2 भी है। क्यों? क्योंकि ये लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी से संबंधित है डायरेक्ट। और जीएस पेपर 3 में हमने पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन इससे संबंधित होगा, और डिफरेंट सेक्टर में क्या-क्या किए जाने हैं। एग्रीकल्चर में इसमें बहुत सारे सुधार की बात की गई है कि ये इस फ्रंट पे हमें काम करना होगा जिससे हम लोग उत्सर्जन को कम कर सकेंगे। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट जो है, क्या सेक्टर कौन सा है? वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात है, सॉलिड और तरल दोनों की बात की जा रही है यहां पे। तो तरल और ठोस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ये क्षेत्रक है। तो एक होलिस्टिक व्यू हमें मिल पाएगा। तो ये न्यूज आर्टिकल इन्हीं सारे आयामों को कवर करता है। तो इसमें हमें एक होलिस्टिक तरीके से, मतलब एक विस्तार में हम इन दोनों सेक्टर के बारे में जान भी पाएंगे, क्या इसका योगदान है, क्या कमियां हैं, और जिसके कारण ये कार्बन उत्सर्जन में देश में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और इनसे संबंधित जो है, इसे कम करने के लिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं अभी चल रही है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के संदर्भ में। नीति आयोग की चूंकि रिपोर्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, ये जुड़ा हुआ है विकसित भारत जो रणनीति है 2047 की, उससे जुड़ा हुआ है हमारा। इसी तरह से एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फॉर दावोस कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की पहल है ये, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, जो जिसके कारण जो है मानवीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, और इनके द्वारा होने वाले रोग और मृत्यु जो है विश्व स्तर पे जो बढ़ रही है लगातार। तो उसके संदर्भ में बात करती है ये न्यूज आर्टिकल। और इसके दौरान में हम लोग एएमआर के बारे में भी जानेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन से फैलता है, इसके क्या अन्य आयाम हैं। उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये हमने सुना है। श्रम बल, भारत के श्रम बल के बारे में बताता है, एक एक विस्तार, एक व्यापक पिक्चर देता है कि जिसमें रोजगार ढूंढ रहे लोग, रोजगार में शामिल लोग, सबको शामिल करता है। और बेरोजगार मतलब रोजगार, और जो इतने लोगों को रोजगार नहीं प्राप्त हुआ उनसे संबंधित एक होलिस्टिक डेटा जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें हम लोग जेंडर के आधार पर भी देख सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है, और एक पॉजिटिव बदलाव यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिलाओं की बढ़त है। ये न्यूज आर्टिकल इसको हाईलाइट करता है, मतलब जो इस बार का जो रेट निकाला गया है ये, तो इसके संदर्भ में ये बातचीत करती है ये आर्टिकल। उसके बाद संसद में एक प्रश्न आया, उसके संदर्भ में, मतलब क्या, साइंस एंड टेक से संबंधित जो डेवलपमेंट है, मतलब स्पेस
प्रोग्राम से संबंधित क्या है, नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के लिए स्पेस बेस्ड सिस्टम का प्रयोग, मतलब राष्ट्र के विकास से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए विभिन्न क्षेत्रक में, कृषि में, सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस सैन्य और रक्षा क्षेत्रक में, मौसम पूर्वानुमान में, आपदा प्रबंधन में, इन डिफरेंट सेक्टर में उसका रोल कैसे स्पेस बेस्ड सिस्टम का किया जा सकेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये है कि स्पेस क्षेत्र में हो रही जो डेवलपमेंट है प्रौद्योगिकी के आधार पे उसका अनुप्रयोग हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो हमें हमारे पास काफ़ी एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे कि स्पेस क्षेत्र में हो रहे जो डेवलपमेंट है उसका अनुप्रयोग कैसे हमें लाभान्वित कर सकता है डिफरेंट सेक्टर मतलब मसलन किसी क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इत्यादि, इस तरह से। इसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज़ है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन्स भी फ्रेम किए हैं। मेरे द्वारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, तो मैंने ये प्रयास किया है कि क्वेश्चन वैसे ही हों जो यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जो आप जिनके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है और जिससे रिवीजन भी आप हो सके इस टॉपिक का और आप अपने आप को चेक भी कर सको कि आपने कितना समझा है। उसी तरह से शॉर्ट न्यूज़ है, जिसमें कुछ शॉर्ट न्यूज़ जैसे सीनियर एडवोकेट्स, राइट टू रिकॉल, आर्कटिक सेंट्री और अंत में सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले न्यूज़ आर्टिकल से बात को प्रारंभ करते हैं। पहला न्यूज़ आर्टिकल नीति आयोग की रिपोर्ट, सेक्टोरल इनसाइट दिया जा रहा है इसमें। सेक्टोरल इनसाइट में वही कृषि के लिए और मुद्दा क्या है, विकसित भारत और विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है। आगे बढ़े इससे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि देश में जो पॉलिसी मेकर्स है उनके द्वारा ये तय किया गया कि 2047 यानी कि हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो हम अपने आप को विकसित भारत के रूप में स्थापित कर पाएंगे और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिसे प्राप्त करना आवश्यक है, जिनके बजाय हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। ये सिर्फ जीडीपी से संबंधित विकास नहीं होगा बल्कि जीडीपी के साथ साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पर्यावरणीय बाधाएं हैं, जो चिंताएं हैं, उन्हें भी दूर करना होगा। जिसमें इसी कड़ी में श्रृंखला में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न चुनौती है, उससे लड़ते हुए क्योंकि ये पूरा जो आगे आने वाला समय है, इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समस्याएं होंगी, वो आगे और बढ़ेंगी। आज तो महत्वपूर्ण हो ही गई हैं विश्व स्तर पे, आगे और भी बढ़ेंगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि ठोस रणनीति हो, स्पष्ट रणनीति हो सरकार के पास कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव है विभिन्न क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, उससे भी कम किया जा सके, तो उसके लिए नीति निर्माण किया जाना चाहिए। और नीति निर्माण करने में हमें क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और विभिन्न क्षेत्रक वाइज जिससे कि हम देश के स्तर पे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। जो हमने कहाँ पे तय किया था, पंचामृत प्लान में। ये हमने पहले भी देखा है। तो पंचामृत प्लान में हमने किया कि 2070 तक नेट जीरो तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए आवश्यक है डिफरेंट सेक्टर में काम करना है। तो यही लक्ष्य है हमारा 2047 का विकसित भारत का 30 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है हमें। और क्या, उसके साथ-साथ जो है कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना, मतलब विकास की धारा भी नहीं रुकनी है और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करना है। तो इसके लिए ऊर्जा रूपांतरण की आवश्यकता होगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र में इस तरह के बदलाव करने होंगे। अगर सेक्टर वाइज हम लोग बात करें, तो हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल में यही बात करेंगे। जो वॉल्यूम 6 है, यही है। देखिए सिनेरियो टुवर्ड्स विकसित भारत एंड नेट जीरो और इसके बाद जो सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर। वॉल्यूम 6 है ये। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जीएस पेपर 2 और 3 नीति आयोग हो गया, आर्थिक नीति हो गई, पर्यावरण गवर्नेंस से जुड़ा हुआ क्योंकि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण नीति, सतत विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको विस्तार देना, ये हर जगह आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि नीतियां ऐसी बनानी है जो सतत हो, टिकाऊ हो, जिससे वो सेक्टर में भी विकास हो और पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था में यही नीति रखी जाएगी। तो यही कुल मिलाकर इसका क्रक्स है। तो इसमें यही हुआ कि डिफरेंट रिपोर्ट है, इसमें से कृषि पे जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें यही बोला जाता। तो अब कृषि को समझते हैं कि कृषि जो है उत्पादन करता है, मतलब फसलों का उत्पादन करता है, खाद्यान्न का उत्पादन करता है। वहीं कृषि क्या है, दूसरी तरफ क्या है, कृषि एक उत्सर्जन
का भी सोर्स है, महत्वपूर्ण उत्सर्जन का सोर्स है। मतलब क्या, जो कृषिगत भूमि है, बहुत सारी फसलें जैसे चावल की फसलें जो है ना, उससे जो बड़े पैमाने पे उत्सर्जन होती है, मीथेन जैसे गैस निकलते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि कृषि में इस प्रकार से बदलाव किए जाए कि कम हो। उसके बाद क्या है कि कृषि क्या है, कृषि जो है बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करती है, जल का। तो अगर सतत बनाना है, इन दोनों को कम करना होगा और जल के दोहन को भी कम करना होगा, क्योंकि जल संसाधन जो है हमारे देश का, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है कहाँ खर्च होता है, खपत होता है, कृषि में। अब हम जब बात कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को क्या बनाएंगे, नेट जीरो के लिए देखते-देखते उत्सर्जन को कम करेंगे और सतत बनाएंगे। तो इन सारी नीतियों को अपनाना पड़ेगा जिससे ये दोनों लक्ष्य प्राप्त कर सकें। तो जो कमियां हैं, जिस कारण से ये चीजें अधिक हो रही, मतलब उत्सर्जन अधिक हो रहा है, जल की खपत अधिक है या अन्य संसाधनों का खराब होना अधिक है, तो उन सब पे हम लोग काम किया जाएगा। तो यही है इसमें बेसिकली यही कि नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य है। ये रिपोर्ट का नाम रणनीतिक अनुक्रमण, यही है, रणनीतिक रूप से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और ये एक ट्रांजिशनल रणनीति होगी, संक्रमणशील रणनीति होगी, जिसमें क्या रेखांकित करता है, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरक अनुकूलन जैसी संसाधन दक्षता। मतलब सूक्ष्म सिंचाई क्या, कि वही जल संरक्षण और जल का सदुपयोग, यही है। उसके बाद क्या, उर्वरक अनुकूलन, मतलब उर्वरक का उतना ही अधिक उपयोग किया जाए जितना आवश्यक है, जरूरत से ज्यादा नहीं, अंधाधुंध नहीं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो, जिससे क्या है, उसके कारण जो है आसपास की जल इकाइयों में जो ना केमिकल का कचरा चला जाए, केमिकल वेस्ट चला जाए, जिस कारण से जो है ना बहुत सारी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो। तो ये चीजें यहाँ पे इसका मेन क्रक्स ये है। और फसल, उसके साथ साथ क्या, फसल विविधीकरण, मतलब ये डायरेक्टली क्या मृदा उर्वरता से संबंधित है, खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित है। सिर्फ चावल और गन्ने के स्थान पे क्या अन्य फसलें, मतलब इससे क्या डायरेक्टली क्या जल की बचत भी करते हैं। मतलब जो क्षेत्र जहां पे क्या जल की जलवायु अनुकूल, मतलब क्या, उत्तर भारत में अगर पश्चिमी राज्य मतलब पंजाब और हरियाणा में अगर चावल की खेती हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये अनुपयुक्त तरीका है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र तो है नहीं, ये परंपरागत क्षेत्र है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम है पूरब की तुलना में या तटीय क्षेत्रों की तुलना में। लेकिन क्या, सिंचाई के साधनों और निवेश के आधार पे यहाँ पे खेती की जा रही है। तो क्या इसका दूरगामी प्रभाव वहाँ के मृदा के उपजाऊपन पे पड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा और आज ये चीज़ें दिख रही हैं। जिस कारण से क्या है, आवश्यकता है वहाँ के किसानों को क्या, फसल विविधीकरण करने की। तो यही कुल मिलाकर ये मुद्दा है। और क्या, जैसे कि सौर एवं इलेक्ट्रिक पंपों, मतलब क्या, जो सोर्स, मतलब डीजल जलाकर अगर सोर्स ये कर रहे हैं हम लोग, तो उत्सर्जन कम नहीं कर सकते हैं हम लोग, पंप चला रहे हैं तो उसमें क्या, सौर और इलेक्ट्रिक पंप, इससे संबंधित भारत सरकार की योजना भी हमने सुना है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो अपने नीतियां हैं, उनको कृषि क्षेत्र में समावेश करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। अब चलिए कृषि क्षेत्र की बारे में बात करते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या व्यापकता है, प्रभाव क्या है? प्रभाव यही है कि सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्षेत्रक है, इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि भाई क्षेत्र 46% कार्यबल यहीं इन्वॉल्व है। अर्थव्यवस्था में जो कुल मूल्य, सकल मूल्यवर्धन जो हमने सुना है, जो सकल मूल्यवर्धन पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, मतलब कुल उत्पादन जो एक तरह से उसका जो मूल्य है, कुल मूल्य जो है, तो उसमें 14% का योगदान देता है उसमें, 14% का। उसका खाद्य सुरक्षा में भूमिका, खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या है कि 2011 से 19 के बीच खाद्यान्न उत्पादन कितना बढ़ के हो गया हमारा, 285 मिलियन टन, जो अभी 2023-24 का आंकड़ा देखेंगे 332 मिलियन टन। तो ये डेटा याद कर सकते हैं, कभी कभार यूपीएससी पूछ देती है प्रीलिम्स में, जो रिसेंट आंकड़ा होता है, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग में तो के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरा डेटा। कृषि के संदर्भ में अगर प्रश्न है, अगर कोई आप रेफरेंस देना हो। उसके बाद प्रमुख चुनौतियां, लघु और सीमांत किसानों की अधिकता है। जाहिर सी बात है, हमारे कृषि में कुछ संरचनात्मक संरचनागत समस्या है, जिसमें क्या, हमारे जोत का छोटा होना। दूसरा, छोटे किसान, वही उसी से संबंधित है कि छोटे किसान मतलब 1 एकड़ से कम की जो भूमि है, छोटे किसान ज्यादा हैं। और उसके बाद वैसे किसान, वैसे
लोगों की भी संख्या अधिक है जो भूमिहीन है। तो लघु और सीमांत किसान तो हैं ही, उसके साथ भूमिहीनों की भी संख्या अधिक है, लेकिन वो कृषि पे निर्भर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये भी मुद्दा है यहाँ पे। खाद्य मांग को पूरा करने में कृषि द्वारा होने वाले पर्यावरणीय उत्सर्जन के प्रबंधन को की दोहरी चुनौती है। क्यों? वही जो मैंने समझाया कि जहाँ कृषि सेक्टर जो है ना क्या एक तरह से प्रोड्यूसर है, उसी तरह से ये क्या कारक भी बनता है कृषि उत्सर्जन के लिए। कैसे? कि आप देखोगे कि राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस का जो जितना उत्सर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसका 14% कृषि क्षेत्र से किया जाता है, एक। उसके बाद ये कहाँ-कहाँ से होता है? तो जैसे मैंने समझाया है कि जैसे चावल के खेत से CH4 निकलता है, क्योंकि दलदली क्षेत्रों जहाँ भी दलदली क्षेत्र होगा, पानी जमेगा, दलदल, कीचड़ जैसा चीज़ें होंगी, जैविक चीज़ें जहाँ सड़े गलेंगी, वहाँ से जो है ना मीथेन जैसे गैस निकलते हैं। तो तो ये चावल की खेत में होगा, दलदल पशुधन अगर कहीं पे है तो वहाँ भी होगा, गोबर कहीं पे है वहाँ होगा। उसके बाद क्या? आंत्र किण्वन, इंटर फर्मेंटेशन, मतलब जो पशुओं जो अपने पेट में जो किण्वन करते हैं, उससे भी निकलता है ये। और क्या? धान की खेती से निकलने वाला मीथेन और कृषि मृदा से निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन हम जानते हैं कोई भी जैविक कंपोनेंट है, तो वहाँ से नाइट्रोजन निकल सकता है। उनके अपघटन से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहाँ? कृषि क्षेत्र से आती हैं, एक। दूसरा क्या है? भौम जल, जैसे हमने समझा कि जल संसाधन का प्रमुख खपतकर्ता है। तो भौम जल से सिंचाई और बढ़ते मशीनीकरण के लिए राष्ट्रीय विद्युत का लगभग कितना 18% उपभोग करता है। तो भौम जल का तो उपयोग कर ही रहा है, मतलब वो नीचे से जमीन से पानी खींचने के लिए, ठीक। उसके बाद क्या उत्सर्जन परिदृश्य क्या है? उत्सर्जन परिदृश्य भी चीजें बढ़ी हैं अभी और आगे बढ़ेंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, खाद्यान्न सुरक्षा की डिमांड बढ़ेगी, खाद्यान्न की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जिस कारण से ये चीजें बढ़ेगी। अभी क्या है 2019 में 506 मिलियन टन जो है CO2 हम लोग उत्सर्जन कर रहे हैं। 2070 में कितना हो जाएगा? 531 प्लस कितना है 25। तो काफी अधिक है। नेट जीरो परिदृश्य 2070 में कुल उत्सर्जन लगभग कितना है? 399 मिलियन टन रहने का अनुमान है, और जो वर्तमान नीतियों की तुलना में लगभग 25% समन लाभ प्रदान करता है। तो ये भी हम लोग डेटा यहाँ पे कर सकते हैं। प्रमुख नीतिगत सुझाव क्या है? तो जाहिर सी बात है अभी तक हम लोग समझ गए होंगे कि नीतिगत सुझाव कहाँ-कहाँ सरकार काम कर रही होगी। मतलब मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पे काम करना होगा। और क्या? मांग और आपूर्ति मतलब क्या? कृषि खाद्य प्रणाली ढांचे को संस्थागत बनाना चाहिए। मतलब पूरा का पूरा जो कृषि क्षेत्रक है, उसमें जो जहाँ भी चीज़ें इस तरह से उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ भी काम करना चाहिए और जहाँ कमियाँ हैं, सुधार करनी चाहिए। मतलब मृदा उर्वरता पे भी काम करें, फसल विविधीकरण पे भी काम करें। आप जैसे फर्टिलाइज़र आ रही है, तो फर्टिलाइज़र को केमिकल से हटाकर हम लोग ऑर्गेनिक पे ले जाएँ। इन सारे पक्षों पे काम करना होगा, तभी जाके ये चीज़ें जो है ना कम हो सकती हैं। अब कार्यान्वयन मार्ग और लाभ एक तरह से टेबल में देख लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब कार्यान्वयन मार्ग क्या है? सबसे पहला सतत उपज गहनता और फसल विविधीकरण के लिए कोई योजना, जो सरकार क्या कर रही है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये देख लिया हम लोगों ने। इसमें क्या कर लक्ष्य क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये स्लोगन सुना होगा, इसी का है ये। प्रत्येक बूंद में जो है ना अधिक, और तो इसमें मूलतः यही है कि उत्पादन बढ़ाना, फसल विविधीकरण करना और कृषकों की उपज बढ़ाना, जिससे क्या है कि जो सिंचाई पे जो अवसंरचना है उसपे सुधार करके। परिवर्तन के मानक क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, यही मानक है यहाँ पे। प्राथमिक परिणाम क्या रहा है? बेहतर कृषि आय और खाद्य सुरक्षा, कि उत्पादन को भी बढ़ाना है, कृषकों की आय को भी बढ़ाना है, और सिंचाई के साधन को ये किसके आधार पर? सिंचाई के साधनों को सुधार करते हुए। GHG ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पे संभावित प्रभाव क्या होंगे? ऑब्वियसली काम क्या होगा स्वाभाविक तरीके से कि प्रति हेक्टेयर जो उत्सर्जन तीव्रता है उसमें कमी होगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि सोलर जो डीजल से चलने वाले पंप हैं उसकी जगह पे हम लोग सोलर कर देंगे। इस तरह के पहल करेंगे। हाँ? प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती, ये पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कौन-सा प्रोग्राम है इसके लिए? राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो वही हुआ ना, केमिकल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? परंपरागत कृषि का जो स्वरूप था जिसमें केमिकल नहीं होता था। हाँ? तो दोनों में केमिकल नहीं होता है। इससे होगा क्या? मृदा स्वास्थ्य, कृषि जैव विविधता होगी, दीर्घकालिक उपज संधारणीयता और पोषण सुरक्षा होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो मैंने बोला, जहाँ-जहाँ ये चीज़ें होंगी, वहाँ सब जगह केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होगा, वहाँ सब जगह ऐसा होगा। तो वो उसमें कमी होगी। संधारणीय चावल खेती, SRC सुना होगा आप लोगों ने, कि सतत तरीके से जिसमें
पानी की जो है कम खपत होती है और जिसमें उत्पादन को भी बढ़ाया जाता है। ये इसके लिए प्रोग्राम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। मतलब ये क्षेत्र क्या मैंने बताया परंपरागत क्षेत्र क्या है? यहाँ पे ये जो पूर्वी भारत क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र है, तो ये ट्रांसफर यहाँ हुआ, जहाँ पे इरिगेशन के साधन सही थे। तो लेकिन ये क्षेत्र अनुपयुक्त है, तो इसे फिर से वहीं ट्रांसफर करना और यहीं पे प्रोडक्शन बढ़ाना चावल की। तो जिससे क्या होगा उसे रिप्लेस किया जा सकता है और मौसम अनुकूल, जलवायु अनुकूल बनाया जा सकता है। तो इसका क्या होगा जल उपयोग दक्षता बढ़ेगी, कृषि आय में स्थिरता आएगी, जलवायु अनुकूलनशीलता आएगी, मीथेन उत्सर्जन में 59% की कमी होगी। चलिए, अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है सबसे पहला? इसमें वही कृषि क्षेत्रक के संदर्भ में, क्योंकि कृषि क्षेत्रक से संबंधित है तो ये डेटा हर जगह काम आएगा, तो आप लोग ध्यान में रखिए इंपॉर्टेंट डेटा। तो ये गलत है, ये भारत के कुल जीएचजी उत्सर्जन में नगण्य योगदान देता है। तो हमने देखा महत्वपूर्ण योगदान करता है। चलिए, कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र भारत के कुल उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जन का लगभग 14%, ठीक है। और मीथेन उत्सर्जन मुख्यतः एंट्रिक फर्मेंटेशन हमने देखा पशुधन और धान की खेती से होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन मुख्यतः औद्योगिक ईंधन से, औद्योगिक ईंधन नहीं हमने देखा। चलिए, सतत उपज तीव्रीकरण, सस्टेनेबल यील्ड इंटेंसिफिकेशन और फसल विविधीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने देखा कैसे होगा। तो यहाँ पे कौन सी परियोजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना योजना इससे संबंधित है। इसका उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना, ये हमने डिस्कस किया। इससे प्रति हेक्टेयर उत्सर्जन तीव्रता में कमी इसमें कमी आ सकती है। इसे उल्टा भी लिखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्टेटमेंट में डाल दिया जाए कि ये सतत उपज तीव्रीकरण से संबंधित है और फसल विविधीकरण के से संबंधित है। मतलब इस योजना के बारे में पूछा है, क्योंकि योजना के बारे में स्कीम पे जो है ना क्वेश्चन 3 से 4 प्रश्न हर साल यूपीएससी में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, नेक्स्ट रिपोर्ट वेस्ट पे, सॉलिड और लिक्विड दोनों वेस्ट जनरेशन पे, मतलब अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, क्या कहती है भारत में क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं। अब देखिए समझ लेते हैं एक बार। जहां हम लोग कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात कर रहे हैं तो वहां पे डायरेक्टली उसका संबंध किससे है? जो अपशिष्ट प्रबंधन है। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपशिष्ट का निपटान अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो अपने आप में जो है उत्सर्जन के एक प्रमुख स्रोत बन जाते हैं, प्रमुख कारक बन जाते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि बड़े-बड़े लैंडफिल्स, लैंडफिल्स मतलब कचरे का पहाड़, अपशिष्ट का पहाड़, ये बड़े शहरों में अचानक से ये हमारे सामने नहीं बल्कि कुछ वर्षों में हमेशा हर जगह ये है और हर जगह ये इतना पॉपुलर है कि वो एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, जो कि उत्सर्जन का एक प्रमुख केंद्र है। और क्या, जब इसका निपटान अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जाएगा, मतलब उसको डायरेक्ट आग लगा देना या इंसिनरेटर जो परंपरागत तरीका अपनाया जाता था कि कचरे को एक जला जलाकर उसे खत्म किया जाना, तो उससे क्या बड़े पैमाने पे उत्सर्जन होता है। इसके स्थान पे किया जाना चाहिए कि किसी भी अपशिष्ट का जो खास करके ठोस अपशिष्ट है, उसे सबसे पहले क्या सेग्रीगेट किया जाना चाहिए ध्यान से। मतलब क्या, प्लास्टिक वेस्ट को अलग, जो कागज से संबंधित वेस्ट हैं वो अलग और जो गीला कचरा है उसे अलग करना। सबसे पहले सेग्रीगेट करना, अलग-अलग करना, उनकी नेचर के अनुसार। उनसे जितना खतरा है, ई-वेस्ट को अलग किया जाना, मेडिकल वेस्ट को अलग किया जाना और फिर उसके बाद उनकी प्रकृति के आधार पे, जिस आधार पे वो प्रकृति में जो है ना नष्ट किया जाता है, वो या हो सकता है, उसके आधार पे उनको उनका संसाधन करना, मतलब उनका प्रोसेसिंग करना उनका। उसके आधार पे उन्हें ले जाना, सबको आग नहीं लगाना है। तो प्लास्टिक को कभी आग नहीं लगाना क्योंकि उससे विषैली गैसें निकलती हैं, तो ये तरीका पुराना हो गया। उसको किसी दूसरे तरीके से खत्म करना, डिकम्पोज़ करना, जिससे कि वो उत्सर्जन कम हो सके या फिर उसको रीयूज़, रिड्यूस करना, इस तरह से रिसाइकिल व्यवस्था में ले जाना, जिससे क्या हो, संसाधन का कम उपयोग हो और पूरा का पूरा साइकिल
साइक्लिक इकोनॉमी हमारा बन पाए। तो कुल मिलाकर यही ये है कि इसीलिए ये महत्वपूर्ण है इसमें। ये जो पूरा का पूरा जो नेट ज़ीरो का जो हमारा लक्ष्य है, अगर तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम लोग वेस्ट जनरेशन पे ध्यान नहीं, वेस्ट जनरेशन और उसके प्रोसेसिंग पे, वैज्ञानिक प्रोसेसिंग पे। तो इस ये उससे जुड़ा हुआ है। तो यही नीति आयोग की रिपोर्ट यहाँ बोलती है कि 2070 तक अगर नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है, अनुरूप बनाने के लिए क्या हमें महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों, सामाजिक बाधाओं और रणनीतिक मार्गों की पहचान करनी होगी, जिसके आधार पे हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सॉलिड वेस्ट मतलब अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में, ठीक है? अब सबसे पहले स्थिति और चुनौतियाँ देख लेते हैं। तो उत्सर्जन में योगदान कितना है अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का? तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्रक है, जैसे कृषि क्षेत्रक था वैसे ये 2.56% भारत के कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट प्रबंधन का योगदान है क्षेत्रक का। उसके बाद अपसंरचना की कमी क्या है? अब देखो समझो आप बात को, कोई भी अपशिष्ट अगर हमारे आपके घरों से निकला या किसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से निकला, अगर वो जो है पर्यावरण में ऐसे ही बिखरा हुआ है, तो उसके प्रभाव नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव होंगे ना। जैसे प्लास्टिक अगर है, कहीं किसी वाटर बॉडीज़ में है या किसी ऐसे ही मिट्टी में पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो डिकम्पोज़ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो, लंबे समय तक बना रहता है, तो वही टूट-टूट कर कहाँ चला जाता है? खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से अन्य प्रदूषकों को भी हम लोग समझ सकते हैं, मेडिकल वेस्ट जो होता है, ई-वेस्ट भी जो होता है, ये सारे चीज़ें क्योंकि बिखरा हुआ है, तो इसे कलेक्शन में समस्या है। तो यहाँ पे ये जो डेटा अब आएगा, वो उसी से इम्पोर्टेंट है, उसी से संबंधित है। कि वर्तमान में देश का केवल 39% हिस्सा जो सीवर नेटवर्क है, यहाँ पे लिक्विड अभी वेस्ट की बात कर रहे हैं, जो हिस्सा जो सीवर नेटवर्क निकल रहा है से जुड़ा हुआ। सबसे पहला तो क्या वो ऐसे ही बाहर में बिखर रहा है, मतलब सीवर उसका कलेक्शन नहीं हो रहा है। जो लिक्विड वेस्ट है हमारे आपके घरों से जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी जो वेस्ट है वो सीवर के द्वारा जाता है। सीवर से अगर कनेक्ट नहीं किया गया तो उसका कलेक्शन ही नहीं होगा, एक जिससे कि उसका उपचार किया जा सके। उसके बाद क्या और केवल 44.9% सीवेज ही एकत्र व उपचारित किया जाता है। मतलब जितने अगर एकत्र भी कर लिया गया तो उनका ही ट्रीटमेंट जो है ना, उनमें से 44% का ही ट्रीटमेंट जो है हो रहा है। तो आप समझ लो कितना अधिक कचरा जो है ना हम लोग बिना ट्रीटेड जो है, बिना ट्रीट किए हुए, उपचारित किए हुए पर्यावरण में है, जो कि प्रदूषण फैला रहा है। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला रहा है। उसका शहरी दबाव, अपशिष्ट की अधिक मात्रा, नगरीकरण बढ़ा, खपत बढ़ी, हमारी आदतें बदली, ऑब्वियसली कचरा जनरेशन जो है ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है अपशिष्ट का। 2050 तक शहरी आबादी में 53% तक पहुँचने का अनुमान है। ये हमने अभी कितना है? 2011 के आंकड़े में 32% था, अभी जो है आंकड़े में अगर वर्तमान आंकड़े की बात करें तो 38% के आसपास है। ये 53% हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जनसंख्या जो है इतना अधिक हो जाएगी तो उससे निकलने वाला जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, वो भी अधिक हो जाएगा। 2020 में कितना 100.9 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट था और अभी और 2,21,173 मिलियन टन मिलियन लीटर प्रतिदिन घरेलू अपशिष्ट जल उत्पन्न हुआ था 2020 में, जो कि ये कितने गुना बढ़ जाएगा आप देख सकते हो, 53% अगर बढ़ रहा है तो। अल्प प्रसंस्करण क्या है कि उदाहरण के लिए क्या केवल 39% अपशिष्ट का ही वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया जाता है, वही वैज्ञानिक तरीके से कि इसे जलाया नहीं जाना चाहिए। इसे हर प्लास्टिक को नहीं जलाया जा सकता है या हर प्लास्टिक को मिट्टी में जो लैंडफिल में नहीं दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला गैस जो है विषैली होती है, मृदा को भी प्रदूषित कर सकती है और वायु को भी और जल इकाई को भी। तो ये चीजें। अन्य मुद्दे क्या है? अपशिष्ट के पृथक्करण की कमी है, अनियंत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी सामाजिक हे भावना। मतलब ये जो काम है इसको काफी हे भावना से देखा जाता है। मतलब अपशिष्ट कचरा बिनना, कचरा चुनना, कचरे वाला, तो ये एक तरह से सामाजिक अभिवृत्ति को भी दिखाता है। एथिक्स पेपर 4 के लिए भी हम लोग देख सकते हैं कि सामाजिक जो इस क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, हालाँकि वो घर का आपके सफाई कर रहे हैं, लेकिन हम उसे संबोधित कैसे करते हैं? कचरा वाला। और ये जो काम है निम्न तरीके का, निम्न दर्जे का माना जाता है। तो ये मुद्दा ये भी है कि इस काम को सबसे पहले जो है हमें सम्मान देना पड़ेगा और इसे फॉर्मलाइज़ करने की आवश्यकता है। आगे इस पे हम लोग देखेंगे और इसलिए जो इसके संदर्भ में डेटा भी नहीं है हमारे पास। तो यही है समस्या। अब परिवर्तन के मुख्य आधार क्या होंगे? तो सबसे पहले साइंटिफिक बात करेंगे। साइंटिफिक बात क्या? बायोमिथनेशन। हमने बात किया कि गीला कचरा, सूखा कचरा, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं, तो उन्हें
खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट जो है ना सामान्य खाद बनाने की बजाय उन्हें क्या वैज्ञानिक तरीके से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाए और जो कि अवायवीय स्थिति मतलब वायु को हटा के तहत जैविक अपशिष्ट को बायोमास के रूप में बदला जाए। इसी को क्या बोलते हैं? बायोमिथनेशन। वायु को हटा के, ठीक है? सूक्ष्म जीव के प्रयोग से। तो कहीं बायोमिथनेशन भी पूछा जा सकता है, क्या है ये? स्रोत पर पृथक्करण मतलब जहां उत्पन्न हो रहा है वहीं उसका पृथक्करण अलग-अलग कर लिया जाए, छांट लिया जाए। स्वच्छ भारत 2 के अनुरूप लोगों के घरों से ही 100% अपशिष्ट पृथक्करण करना। एक उसका जैवोपचार, खुले वातावरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पुराने संचित अपशिष्ट को साफ करना और खतरनाक अपशिष्ट को समाप्त करना। हुँ? पुराने संचित अपशिष्ट मतलब यहाँ पे एक वर्ड आता है लीगेसी वेस्ट। वही जो मैं कचरे का पहाड़ जो बोल रहा हूँ, उनके लिए एक वर्ड है। मतलब दर साल से वहाँ जमा होता जा रहा है, जिस कारण से क्या वो सड़ भी रहा है, गल भी रहा है और उससे जो है ना उसके डिसइंटीग्रेशन से, वियोजन से जो है ना विभिन्न विभिन्न तरीके की गैसें निकलती है। अगर उसमें पानी भी मिल जाए, वर्षा का जल भी मिल जाए तो और खतरनाक होता है। आग लगने की भी घटना हम लोगों ने देखा है और उसके कारण से आस-पास के क्षेत्रों में एक्सीडेंट हो जाता है। तो अपशिष्ट जल परिवर्तन के मुख्य आधार में देखते हैं घरेलू अपशिष्ट जल 2070 तक क्या करना है नेटवर्क कवरेज को सीवर नेटवर्क को 85% तक बढ़ाया जाना है और क्या जो मलगाद जो मानवीय मलगाद जो है उपचार संयंत्रों और सह उपचार के माध्यम से 100% मलगाद उपचार सुनिश्चित करना है क्योंकि ये इस प्रकार का जो वेस्ट है लिक्विड वेस्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत है मीथेन गैस निकलने का तो ये ध्यान रहे औद्योगिक अपशिष्ट जल कितना है उसके लिए क्या करना है 2035 तक विशेष रूप से उर्वरक पेट्रोलियम मत्स्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में नेट जीरो मीथेन सुधार कारक प्राप्त करने के लिए वायवीय प्रणालियों में सुधार करना चाहिए जिससे क्या कि वहां पे उसको चेंज किया जा सके व्यवहारिक और संस्थागत बदलाव क्या किए जाने चाहिए वही मिशन लाइफ जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही पूरे देश में जो है ना इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है मतलब लाइफस्टाइल ऐसी बनाया जाए जो कि पर्यावरण हितैषी हो ठीक और संधारणीय हो अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण वही कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो भी कामगार मतलब जो श्रमिक ये जो कचरा बीनने के काम में या अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हैं उनको सबको औपचारिक बनाया जाए जिससे क्या है एक तो उनके सम्मान वाली भावना भी हो पाएगी उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान किया जा सकेगा और इस कार्य को भी और सही किया जा सकेगा उसके बाद क्या हरित वित्त पोषण मतलब इन सब के लिए क्या है बड़े पैमाने में फंडिंग की भी आवश्यकता है मतलब नए नए जो सॉलिड जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने होंगे, नई टेक्नोलॉजी का समावेश करना होगा, नई वर्कफ़ोर्स को ट्रेन करना होगा, सब में पैसा लगने वाला है। तो इसके लिए क्या निजी पार्टनरशिप निजी जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में भी जा सकते हैं, कार्बन क्रेडिट और ग्रीन बॉन्ड का लाभ भी उठाया जा सकता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है भारत में अपशिष्ट क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ये डायरेक्ट सीधे-सीधे प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछती है इस तरह के अपडेट से यूपीएससी। तो यही है देश में उत्पन्न समस्त सीवेज का 100% उपचार किया जाता है। तो ये तो एकदम गलत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये झटके में गलत हो सकता है। इस 100 के प्रतिशत की अगर जगह पे अगर 80 भी कर दिया जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखते हैं कि शहरीकरण और अपशिष्ट उत्पादन में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है? सी 1, 2 और 3 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी क्या जैव उपचार केवल रासायनिक विधियों पर आधारित होता नहीं, गलत? चलिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर दावोस कॉम्पैक्ट मतलब दावोस हमने नाम सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होती है हमेशा वो इसी शहर में होती है यूरोप के ठीक है ना दावोस तो दावोस कॉम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही क्या है एक इनिशिएटिव है इसके बारे में हम लोग देखेंगे मुद्दा क्या है किस संदर्भ में एंटी माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीवों के प्रति जो प्रतिरोधकता विभिन्न प्रकार के जीव जो है ना विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, वो एंटीबायोटिक्स या इसको मारने वाली जो दवाएँ हैं, उनके प्रति जो प्रतिरोधकता जो है ना, विकसित कर लेते हैं। जिस कारण से क्या है, इन पे कोई दवाई कारगर नहीं होती है और उस कारण से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, पूरे विश्व स्तर पे। तो ये बड़ी समस्या है और इसके विभिन्न कारण हैं।
तो उसी के बारे में ये बातचीत करती है। ये लक्ष्य जो है उसका लक्ष्य यही है कि इससे होने वाली जो मृत्यु है उसको कम करना, उसको टारगेट करना और जो कमियाँ हैं उसे दूर करना और इस सब के लिए जो वित्तीयन का जो ढाँचा है उसे एक सुधार करना। तो यही है कि विश्व आर्थिक मंच ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर दावोस कॉम्पैक्ट 2025 लॉन्च किया। तो ये ध्यान में रख लेंगे। और ये क्या है, ये एकीकृत एएमआर प्रतिक्रिया गठबंधन है ये बेसिकली। द्वारा समर्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेटेड एएमआर रिस्पॉन्स अलायंस, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से अस्थायी वित्त पोषण प्राप्त करना, फंडिंग इकट्ठा करना, जिससे इस कॉज के लिए काम किया जा सके वर्ल्ड लेवल पे जो मृत्यु हो रही है। मतलब ये आंकड़ा देख लो आप कि एएमआर, जिससे कि एएमआर से होने वाली मौतों को कम किया जा सके, 2050 तक 100 मिलियन से अधिक लोगों का जीवन बचाया जा सके। ये आंकड़ा मतलब इससे भी अधिक है इसका मतलब। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध होते किसके द्वारा है, कौन से सूक्ष्मजीव इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि ये तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी, है ना, रोगाणुरोधी दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, सबके लिए अलग अलग। कवक जो फंगस बोलते हैं उसके लिए एंटी फंगल होगा, एंटीवायरल होगा, और उसके जीवाणु जो एंटीबायोटिक होगा, मतलब बैक्टीरिया के लिए का प्रतिरोध करने के लिए तंत्र विकसित कर लेते हैं, और जिससे उन दवाइयों का असर उन पे नहीं होता, और जिस कारण से क्या है, लोगों की मौत, जिससे जिसे भी वो हुआ है संक्रमण, उसकी मौत हो जाती है। और ये प्राकृतिक प्रक्रिया है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि जो समय के साथ जो रोगजनक पैथोजेन जिसको बोलते हैं, इसी का टेस्ट होता है। हमेशा देखना आप कभी भी किसी जो कोई भी जो संक्रामक रोग होती है तो उसमें पैथोजन, जिससे पहचान की जाती है कि ये रोग किसके कारण हुआ है। तो ये जो रोग जनकों में आनुवांशिक परिवर्तन के माध्यम से होता है, मतलब वो अपने आप को आनुवांशिक रूप से इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे वो दवाई के प्रति उनकी प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। सिंपल इतना ही है, मतलब वो मजबूत हो जाते हैं पहले की तुलना में। तो वो दवाई जो उनके लिए बनाई गई थी उस पर कारगर नहीं साबित होता है। वही है कि हालांकि मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वैसे तो प्राकृतिक कारण प्राकृतिक है, लेकिन हम कहाँ जिम्मेदार हैं कि जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाई, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक दवाई, या मुद्दा ये है कि बैक्टीरिया से हुआ और एंटीवायरल दवाई। ये कोविड के दौरान भी ऐसा देखा गया कि लोगों के पास जानकारी ही नहीं थी, लोग खाए जा रहे हैं। तो ये चीज भी मुख्य रूप से रोगाणुरोधी दवाइयों का दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग करना, यही होगा जिससे उनका रोग प्रभाविता जो है ना खत्म हो गई, रोग को खत्म करने के। तो भारत में स्थिति क्या है, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बुरी स्थिति, गंभीर स्थिति है कि प्रतिवर्ष प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण क्या है, लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो ये बड़ा नंबर है ये। प्रमुख समस्याएं क्या है, तो प्रमुख समस्या वही दवा प्रतिरोधी रोगजनकों का प्रसार, जैसे यह सामान्य संक्रमणों के उपचार और जीवन रक्षक प्रक्रियाओं के सुरक्षित रूप से संपन्न करने में क्षमता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। प्रतिरोधी जीन का प्रसार, ये चीजें मतलब साइलेंट पेंडेमिक है ये, साइलेंट रूप से जो पता नहीं चल रहा है लेकिन धीरे-धीरे फैल रहा है ये। और क्या इसके कारण 2025 से 50 के बीच में वैश्विक स्तर पे 39 मिलियन से अधिक मृत्यु होने की आशंका है। तो ये बड़ी समस्या है। मानव पूंजी पर प्रभाव डायरेक्टली क्या है, अगर प्रभावित होगी संक्रामक रोग से तो मानव पूंजी पे, सोशल कैपिटल पे, कार्यशीलता पे, लोगों के काम करने पे, क्षमता पे सब प्रभाव होगा। आर्थिक बोझ, जाहिर-सी बात है आर्थिक बोझ इसका पड़ेगा 5.2 ट्रिलियन डॉलर, तो बड़ा नंबर है, तो इसलिए इस पे काम किया जाना आवश्यक है। अब प्रमुख पहल क्या है, राष्ट्र स्तर से और वैश्विक स्तर पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय कार्य योजना हमारी 2025 से 29 तक, जो कि ये व्यापक स्तर पे क्या एकीकृत और समन्वित प्रयास करेगा, जिससे पूरा का पूरा पर्यावरण पे ध्यान रखा जाए। प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक ये नेफित्रोमाइसिन, मतलब मेडिसिन डेवलपमेंट पे भी काम किया जा रहा है, और 2024 में इसे प्रस्तुत किया गया था, और असामान्य दोनों तरह के दवा प्रतिरोधी जीवाणु के उपचार के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क, निगरानी भी किया जाएगा बड़े पैमाने पे, जैसे कि एक मतलब वैश्विक स्तर पे ये है डेटा वैश्विक एएमआर निगरानी तंत्र ग्लास, इसे ध्यान में रख लेंगे। उसमें डेटा को फीड भी करना है, जिससे क्या निगरानी भी किया जा सके। उसका वैश्विक प्रयास क्या है, 2015 में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एएमआर पर वैश्विक कार्य योजना, ठीक है, ग्लोबल एक्शन प्लान, संयुक्त राष्ट्र महासभा की एएमआर पर उच्च स्तरीय बैठक 2024, इसका लक्ष्य 2019 की आधार रेखा के मुकाबले 2030 तक जीवाणु संबंधी एएमआर से जुड़ी वैश्विक मौतों को 10% तक कम करना है। तो ये
राष्ट्र स्तर पे और वैश्विक स्तर पे ये लक्ष्य था हमारा। तो देख लेते हैं इसमें के बारे में सबसे पहले इस लक्ष्य के बारे में ही, मतलब जो इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट है। इसका लक्ष्य 2030 तक एएमआर से होने वाली सभी मृत्यु को समाप्त करना है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, सभी मृत्यु नहीं, 100 मिलियन की बात की जा रही है यहाँ पे। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यही है कि क्या है ये पूरी तरह से मानव निर्मित प्रक्रिया नहीं, पूरी तरह से मानव निर्मित प्रक्रिया नहीं है, हम लोग उसको ट्रिगर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं हम लोग, है तो प्राकृतिक प्रक्रिया है ना। उसके बाद एएमआर संबंधित वैश्विक पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, ये ध्यान में रहना चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये पहल किससे संबंधित है, कौन इसे चलाता है, कौन प्रारंभ करता है। तो इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय पहल है, खास करके लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आफ्टर कोविड, ये चीजें प्रश्न आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो एएमआर सर्विलांस सिस्टम ग्लास के बारे में, गैप के बारे में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की स्तरीय बैठक हुई 2030 तक, जो 10% की कमी करना है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और मेंस के लिए भी ये सब आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, अब क्या भारत के श्रम बल से संबंधित, तो भारत के श्रम बल से संबंधित जो मुद्दा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, तो सिर्फ हम लोग रोजगार जिन्हें प्राप्त नहीं है, जो या रोजगार के इच्छुक है, उनकी बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इसमें जो पूरा का पूरा हमारा श्रम बल है, जो श्रम बाजार है देश का, उसका जो जेंडर स्वरूप है, उसका लैंगिक स्वरूप है, वो भी क्या है, मतलब क्या, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितनी हैं, मतलब कुल अगर 100 लोग श्रमिक हैं, तो इसमें महिलाएं कितने, पुरुष कितनी हैं। अभी अच्छी बात यह है कि जो अभी वर्तमान में आई है, जिसपे न्यूज आर्टिकल है, उसमें महिलाओं को बढ़त देखी गई। लगातार पिछले कुछ समय से ये ऐसा देखा जाता है। इसके विभिन्न कारण हैं कि संस्थागत सुधार हुए, जिससे कि अधिक महिलाएं घर से निकलकर कार्यशील जनसंख्या की तरफ बढ़ी, मतलब काम करने की तरफ बढ़ी, जो कि परंपरागत तरीके रूप से हमारे राष्ट्र में जो है ना कम था पहले। तो इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो डिफरेंट जो डायमेंशन है, सबसे पहले कि कब निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया, सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लेना है, और अंत में इसकी परिभाषा को समझ लेंगे हम लोग। तो अक्टूबर दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए ये निकाला गया है। आवधिक तरीके से निकाला जाता है, तो इसका नाम ही है आवधिक पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब सर्वेक्षण। हाँ, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया। अब इसमें जनसंख्या की क्या क्या, इसमें देखिए यहाँ पे जनसंख्या की रोजगार बेरोजगारी की स्थिति पे डेटा का प्राथमिक स्रोत है, ये बेसिक सोर्स है। और कौन निकालेगा, जाहिर सी बात है, तो एनएसए को द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये किसके अंतर्गत है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉसपाई के अंतर्गत। तो ये दोनों, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है इससे संबंधित आप ध्यान में रख लोगे। जो इसके मुख्य निष्कर्ष हैं, क्या निष्कर्ष हैं, इसे हम लोग को समझ लेते हैं। निष्कर्ष क्या है कि जो श्रम बल भागीदारी दर है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जिसपे हम लोग शीर्षक हम लोगों ने देखा, मतलब वो हम लोग एक उम्र के बाद हम लोग तय करते हैं। तो 15 वर्ष या उससे अधिक, मतलब रोजगार के लिए इतना ये माना जाता है। इसमें आयु के व्यक्तियों में समग्र LFPR बढ़कर कितना हो गया, 55.8%। मतलब अधिक लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, यही है, श्रम बल भागीदारी दर बढ़ा है। ठीक, महिला, इसमें महिलाओं में वृद्धि सेम उसी एज ब्रैकेट में कितना हुआ, ये बढ़त देखी गई, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बढ़कर कितना 34.9% हो गया। ठीक, कार्यबल में वृद्धि कितनी हुई, ओवरऑल 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति की बात की जा रही है, पुरुष या महिला नहीं। कामगार जनसंख्या अनुपात बढ़कर कितना हुआ है, 53.1%। ग्रामीण कामगार जनसंख्या अनुपात कितना है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है ग्रामीण स्तर पर। तो इसे ग्रामीण और शहरी भी देखना चाहिए, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था का एक कंपोजिट, एक जो है सामूहिक रूप से हम लोग विभिन्न प्रकार की चीजों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि उत्पादन का स्तर कितना है, ऑब्वियसली उत्पादन का स्तर सही है, तो उससे हम लोग निवेश के को भी समझ सकते हैं कि निवेश सही हो रहा है, उत्पादन सही हो रहा है। मतलब उत्पादन सही हो रहा है क्यों,
ये कब स्थिति अच्छी होगी, कब निवेशक उत्पादन में अपना पैसा लगाना चाहेंगे, जब मांग अच्छी होगी। और मांग तब कब अच्छी होगी, आय जब अच्छी है। और ये सब अच्छा होगा, मतलब उत्पादन अच्छा हो रहा है, फैक्ट्री में माल अच्छा बन रहा है, तभी तो रोजगार में वृद्धि होगी। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष क्या, इंडस्ट्री में मांग तो है स्किल की, मतलब लेबर की, तो लेबर फोर्स में वो स्किल भी होना चाहिए। तो दोनों पक्षों को दर्शाता है। तो अगर इतने लोग क्या कार्यशील जनसंख्या में आ रहे हैं, श्रमिक बाजार में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इन सारे पक्षों पे सुधार हुआ है, देश में पॉजिटिव स्टैंड है, तो ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही है। तो बेरोजगारी दर, इसमें क्या, इसमें बेरोजगारी दर के बारे में बात की जा रही है, जो कि ग्रामीण स्तर पे 4% और शहरी स्तर पे 6.7%। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब पहले कम था अब अधिक है। मतलब सही है, ये घटा है, ये गिरावट आई है, ठीक है ना, गिरावट आई है। स्वरोजगार कितना है, ग्रामीण स्तर पे 63.2% और शहरी 49.7%। स्वरोजगार मतलब क्या, खुद से। और कोई व्यक्ति अगर खुद से रोजगार करा में छोटे मोटे उद्योग धंधे चला रहा है, मतलब लघु उद्योग चला रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है या स्टार्टअप कर रहा है, तो उससे क्या इसमें संभावना भी ये बढ़ रही है कि संस्थागत तरीके से अवसंरचनागत सुधार हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस आया है। और क्या, कोई अगर छोटा उद्योग भी लगता है तो एक साथ सिर्फ अपने आप को रोजगार नहीं देता, बल्कि उसके साथ साथ और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर किया जाता है। तो ये चीजें, कार्यबल का संकेंद्रण कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में वही कृषि क्षेत्र में है एक बड़ा नंबर, कार्यबल 58.5%। और शहरी क्षेत्र में कहा, तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में 61.9% पूरे कार्यबल का। तो ये दोनों डेटा भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं थोड़ा सा। श्रम बल भागीदारी दर, तो हम लोगों ने देखा है कि प्रति हजार की बात करेंगे कि प्रति हजार, यहाँ पे यही दिखाएगा प्रति हजार व्यक्ति या व्यक्ति दिवस, मतलब पर्सन या उस पर्सन ने कितना काम किया, मतलब एक पर्सन एक दिन में अगर 3 घंटे का जॉब, तो कुल अगर करना होगा, हफ्ते में अगर वो काम किया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, तो 3 × 6 18 घंटे हुआ। ऐसा ही नोट करेंगे हम लोग। और इसी को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 10 हो जाएगा 80 180, सॉरी। तो क्या है, व्यक्ति दिवसों में श्रम बल में शामिल व्यक्ति दिवसों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो कुल जो है 1000 में, और श्रम बल क्या होता है, यह कुल आबादी में टोटल जनसंख्या में टोटल पॉपुलेशन, हाँ, टोटल पॉपुलेशन में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या कार्य की तलाश में लगे लोग, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें सब जो लोग कार्यरत हैं, जो कार्य की तलाश में हैं और जो लोग कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं, सबको मान लिया जाएगा श्रम बल टोटल जनसंख्या में। मतलब टोटल पॉपुलेशन नीचे, और ऊपर में ये सब, ये 1 2 3, 1 + 2 + 3, ठीक है, ये इसको श्रम बल बोल दिया जाएगा। क्लियर है। कामगार जनसंख्या अनुपात क्या होता है, जो हमने देखा, इसे प्रति हजार व्यक्ति दिवसों में नियोजित व्यक्ति दिवसों की संख्या कि प्रति हजार व्यक्ति हजार या पर्सन में जितने नियोजित, मतलब जो काम में लगे हुए हैं, हाँ, की संख्या। मतलब ये हो सकता है किसी राज्य में ये 1000 में से 700 हो, किसी राज्य में ये 800 हो, किसी राज्य में 900 हो, उस तरह से राष्ट्रीय आंकड़ा निकलेगा। यही है ना इस चीज को। उसका बेरोजगारी दर क्या है, सेम इसी तरह से कि उसमें क्या कुल होगा कि इसमें श्रम बल के भीतर, अब ये पूरा जो श्रम बल हुआ, अब श्रम बल नीचे आ जाएगा और श्रम बल के नीचे जितने बेरोजगार हैं, मतलब इस डेटा के बाहर हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है, श्रम बल के बाहर, तो वो जो कि व्यक्ति दिवसों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो उसे, तो ये परिभाषाएं हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती है, मैच करने के लिए पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला वही कि इस सर्वेक्षण के बारे में ही पूछा गया है इसमें, तो इसमें आसान ये भी पूछा जाता है और अधिकतर बार ये पूछा जाता है कौन सी संस्था निकालती है, कैसे निकालती है। हाँ, तो उसके बारे में ही है कि ये इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ द्वारा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, नहीं, हम लोगों ने देखा ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद फिर से वही
कि उसके बारे में अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में जो पीएलएफएस जो आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। महिलाओं के एलएफपीआर घटकर कितना 30% से नीचे आ गए, नहीं, तो बढ़ा है ये, ठीक। श्रम बल भागीदारी दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिभाषा से संबंधित प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, तो 1 और 3 सही। इसमें केवल कार्यरत व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, नहीं, हमने देखा है। चलिए, अंतिम न्यूज़ आर्टिकल क्या है? ये देश के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किससे? स्पेस सेक्टर से संबंधित, अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित, और उसमें होने वाले जो डेवलपमेंट है। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इसका अनुप्रयोग कैसे हो, जो स्पेस सेक्टर में विकास हो रहे हैं। अनुप्रयोग देश की अर्थव्यवस्था को विकास पे ले जाने के लिए विभिन्न क्षेत्रक में, कृषि क्षेत्रक में, आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से, रक्षा और सैन्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आदि। तो हमने एक वर्ड सुना है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी विकास भारत कर रहा है, ने किया है, और ये इसने हमारे जीवन को काफी बड़े पैमाने पे बदलाव किए हैं। उससे संबंधित जो है उसके एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। इसमें बात की जाए तो ये संसद में प्रश्न उठा और इसमें बात की गई नेशनल डेवलपमेंट गोल्स के लिए स्पेस बेस्ड सिस्टम का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस आर्टिकल में यही बात की जा रही है कि नेशनल डेवलपमेंट गोल मतलब राष्ट्र के विकास के लिए जो लक्ष्य है उसके लिए स्पेस बेस्ड सिस्टम जो प्रणाली है, और उसमें विशेष करके रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जा रहा है या किया जा सकता है। तो सबकी, तो ये हमारे पास क्या है, लिखने के लिए काफ़ी डेटा मिल जाएँगे हमें। ये पेपर 3 ये से संबंधित तो इसलिए है ही, और साथ-साथ आर्थिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका या योगदान, ये जो टॉपिक है इसमें भी हमें लिखना होता है, एग्ज़ाम्पल लिखना होता है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में तो है ही, के क्षेत्र के विकास के, उसके अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग क्या? स्पेस सेक्टर, रिमोट सेंसिंग के। तो यही हम लोग आगे देखते हैं। यही है कि अंतरिक्ष प्रणाली आधारित प्रणालियों पर राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को गति प्रदान करती है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने राष्ट्रीय विकास में सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रकों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं। तो डायरेक्ट ये फैक्चुअली भी और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आपको आंकड़े और टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात होगी, यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहला, अंतरिक्ष प्रणालियों द्वारा समर्थित प्रमुख विकास लक्ष्य क्या है? कृषि विकास, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, और भी हैं, बताएंगे उसमें। तो कृषि विकास में क्या करना है, इसके लिए कौन सी योजना आई है? फसल वृद्धि का व्यापक रिमोट सेंसिंग पर्यवेक्षण, क्रॉप इसको बोलते हैं, तो क्रॉप ध्यान में रख लेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को सहायता देगी। आपदा प्रबंधन में हिमनदीय झीलों की निगरानी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण, आकाशीय बिजली गिरने का तत्काल पूर्वानुमान, उपग्रह आधारित एकीकृत भूस्खलन आकलन व चेतावनी, सब जो है सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, और रिमोट सेंसिंग जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंसिंग का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि रिमोट से सेंस करना। मतलब क्या, सैटेलाइट से ही, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट से ही धरातल की स्थिति का पता करना। अब धरातल पर शायद चाहे धरातल का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट हो या सागर हो या वातावरण हो, सबको सेंस कर लेना, और सेंस करके क्या, उसे डेटा सेंटर में भेजना, जिससे क्या, जिसका यूज कौन करेंगे? पॉलिसी मेकर, एडमिनिस्ट्रेटर। कैसा डेटा होगा? रिमोट सेंसिंग की बात करें तो ये क्या करता है, तापमान का मानचित्रण करता है। मतलब डिफरेंट एक्टिविटी और डिफरेंट तापमान वहां से निकलेगा, वहां से, यही इसका ये है, और उसे ये जो है ना सोर्स जो है ना यहाँ पे इसको सेंस कर लेता है, जिससे क्या, एक जो है स्पेक्ट्रम बन सकता है। मतलब नीचे में अगर कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो वहां पे उसको अलग कलर से दर्शाया जाएगा। वहीं अगर कोई जो वन क्षेत्र है तो उसे अलग कलर से दर्शाया जाएगा। तो एक पट्टी बन गई ना हमारे पास। तो अगर क्या यहाँ पे ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उससे संबंधित हम लोग क्या मदद कर सकते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो उसका प्रयोग हम लोग डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन की दृष्टि में भी किया जा सकता है। तो वही है रिमोट सेंसिंग। उसी तरह से आपदा प्रबंधन में
हम लोग देख रहे हैं कि हिमनदीय झीलों की निगरानी करना कि वो किस स्थिति में, कहीं टूटने वाली तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं आ रहा है, तो उसकी पिक्चर खींचने से लेकर ये सारी चीजें जो है ना टेक्नोलॉजी को वहां पे लगाना। उसका समुद्री सुरक्षा सेम जो है चीजें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो हमने सुना है, उसमें क्या पोत संचार और समर्थन प्रणाली नेविगेशन के लिए, नेविगेशन के सैटेलाइट आधारित जो है नेविगेशन प्रणाली जो उसे मदद करेगी। अक्सर क्या होता था, मछुआरे खो जाते थे जब मौसम खराब होता था, तो वो क्यों? क्योंकि उनके पास आधुनिक सिस्टम नहीं होते थे, लेकिन विश्व स्तर पे इस तरह के सिस्टम है जो सैटेलाइट आधारित, जो सैटेलाइट फोन वगैरह, जहाँ नेटवर्क नहीं भी है तो वहां उन्हें दिशा दिखाने का काम सैटेलाइट के आधार पे किया जा सकता है। चलिए, इसी तरह से क्या जलवायु निगरानी में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए जियो एआई फ्रेमवर्क विकास किया गया है। उसके बाद भूमि उपयोग परिवर्तन, सामाजिक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जल संभर विकास घटक की निगरानी, प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी के लिए आवास के तहत परियोजनाओं की निगरानी, भुवन जियो पोर्टल पोर्टल लॉन्च किया गया। सब नाम ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद रक्षा के लिए क्या, मॉसडेक इन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान उपग्रह डेटा अभिलेखागार केंद्र भारतीय नौसेना की है, वे पोर्टल है बेसिकली ये, जो अनुकूलित उपग्रह व्युत्पन्न मौसम उत्पाद प्रदान करता है। मतलब मौसम की क्या स्थिति है, तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का, रक्षा से संबंधित भी और अन्य स्थितियों में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। अंतरिक्ष क्षेत्र की एक बार समझ लेते हैं क्या क्या, कि इसरो मुख्यालय बेंगलोर 1969 में गठित भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। लक्ष्य क्या है, भारत और मानवता के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों का दोहन करना, यह अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख घटक है। प्रमुख यान या जो उपग्रह हैं ये आप इसके साइट पे भी जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। सक्रिय परिचालनात्मक प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, भूत तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण GSLV और LMV, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। GSLV Mark 3 प्रमुख अंतरिक्ष यान मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार, आदित्य L1, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 भी अब आने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना एक तरह से हमें इस सेक्टर के विकास और उसके अनुप्रयोगों पे को दिखाता है कि देश में उसका क्या योगदान है देश के विकास में। तो उसी पे आधारित ये न्यूज आर्टिकल था। तो इस तरह से संबंधित जो प्रमुख जो इनिशिएटिव हैं, प्रमुख टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कृषि विकास में स्पेस आधारित प्रणालियों की भूमिका के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 1, 2 और ये गलत। रिमोट सेंसिंग का उपयोग केवल मौसम पूर्वानुमान तक सीमित है। हमने देखा है डिफरेंट टाइप के चीजें की जा सकती है। वॉर के समय भी, युद्ध के समय भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, यह केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं, अभी तो नेविगेशनल हमने मछुआरों के लिए देखा। मॉसडेक इन के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, भारतीय नौसेना के लिए अनुकूलित उपग्रह आधारित मौसम उत्पाद प्रदान करता है। यह मौसम एवं महासागरीय डेटा का अभिलेखीकरण केंद्र है, ये ठीक है। और क्या है, यह केवल नागरिक उड्डयन के लिए करता नहीं, ठीक है, केवल नागरिक उड्डयन के लिए नहीं, अन्य क्षेत्रों के लिए। हाँ, अब हम लोग आज के सेशन में जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, शॉर्ट न्यूज है। जो पहला शॉर्ट न्यूज है, सीनियर एडवोकेट, भारतीय राज्य व्यवस्था न्यायपालिका से संबंधित कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, उसके संदर्भ में बात करती है। क्या है ये, कि भारत के उच्चतम न्यायालय के ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटी के प्रश्नों में देखा है भारतीय राज्य व्यवस्था में इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे जा रहे हैं, एडवोकेट एक्ट से संबंधित, मतलब न्यायपालिका से जुड़े हुए अन्य आयामों पर भी बात की जा रही है, जो कि सामान्यतः राज्य व्यवस्था में नहीं पूछे जाते थे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बारे में, मतलब नाम से तो, वर्ड से तो यही लगता है कि जो जिनको कुछ समय हो गया, तो समय का कुछ आधार है। आधार क्या है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो कि अधिवक्ताओं से संबंधित है, एडवोकेट एक्ट 1960A1, उसी के अंतर्गत कोई भी लॉयर जिसके पास लॉ की डिग्री है वो एडवोकेट, मतलब किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए अहर घोषित किया जाता है इसी के आधार पे।
तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि प्राधिकरण क्या है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन पर समिति द्वारा, ठीक है, इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, जो कि अध्यक्ष होगा, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। तो यही प्राधिकरण है जो कि ये तय करेगा। 3 लोग होंगे, सीजीआई अध्यक्ष होंगे, बाकी 2 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, ठीक। पात्रता क्या है, 10 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और उसके बाद क्या, अथवा अधिवक्ता और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में, अधिकरण के सदस्य के रूप में कुल 10 वर्ष का संयुक्त अनुभव होना चाहिए। मतलब लीगल फील्ड से बेसिकली इस तरह से, चाहे जज भी और या लॉयर भी, ठीक। यह दर्जा वकालत में क्षमता, बार में प्रतिष्ठा या विधि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव के आधार पर भी किया जाता है। यह एक पद नहीं बल्कि एक उपाधि है। हाँ, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 45 वर्ष, जब तक कि छूट ना दी गई हो। अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय में अभ्यास कर रहा, मतलब प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है। प्रतिबंध क्या है, वरिष्ठ अधिवक्ता वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकता, अर्थात सीधे मुवक्किल। वकालतनामा क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे ये देखा जाता है, मतलब कभी भी कोई भी लॉयर आपका केस अगर लड़ रहा है, मतलब किसी का भी, तो उससे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया जाता है कि मैं इसको ऑथराइज करता हूं इस पर्सन को कि ये मेरा केस जज के सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो वो उसी को क्या बोलते हैं, वकालतनामा, है ना। तो ना ही किसी न्यायालय अधिकरण में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या निर्देशित कनिष्ठ अधिवक्ता के बिना पेश हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये खुद नहीं पेश हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वे दलीलें ड्राफ्ट नहीं कर सकते या सीधे तौर पे मामले स्वीकार नहीं कर सकते, उनका ध्यान केवल मामलों की बहस करने पे होता है। मतलब कुल मिलाकर क्या, इनके अनुभव का प्रयोग किया जा रहा है जिन्हें जुडिशरी में लंबा अनुभव हो गया है, वो डिफरेंट पार्टी को वो सपोर्ट करने के लिए। तो ये उपाधि या मानक इसीलिए तय किए गए, ठीक है। राइट टू रिकॉल अगेन किससे संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित, मतलब प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता के पास होता है, लेकिन क्या जनता को उसे नकारने का, मतलब उसे वापस करने का, पद से उतारने का अधिकार है, नहीं है अधिकतर जगहों पे। भारत में भी ये सिर्फ क्या है, म्युनिसिपल लेवल पे छत्तीसगढ़ में है। तो इसी ही क्या बोलते हैं, राइट टू रिकॉल, वापस बुला लेना अपने प्रतिनिधि को जिसको चुना गया है जनता के द्वारा, यही है। और ये सामान्यतः क्या, किसका ये टूल है, ये टूल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जो सामान्यतः क्या, छोटे जनसंख्या वाले, मतलब क्या, हाथ उठाकर जहां व्यवस्था कर दी जाती है किसी भी पॉलिसी का या चुनाव कर लिया जाता है, तो वो कहाँ संभव है, जहां छोटे राष्ट्र हैं, जहां जनसंख्या बहुत कम है, कि हाथ उठाकर एक मैदान में जमा हो गए और हाथ उठाकर प्रतिनिधियों का चयन कर लिया गया। अगर उन्हें उनके खिलाफ विरोध करना है, उन्हें वापस बुलाना है, तो ये कर ली गई। ये चीजें जो है ना, भारत जैसे प्रजातंत्र में, संसदीय प्रजातंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा जो है ना टफ हो सकता है। इसलिए ये चीजें जो है ना नई हैं, अभी तक नहीं की गई हैं। तो ये है अभी चर्चा में, इसलिए कि संसद में अभी एक सदस्य के द्वारा इसके बारे में विचार करने के लिए बात किया गया कि वापस बुलाने का जो अधिकार, राइट टू रिकॉल पेश करने का विचार रखा गया राज्यसभा में। और राइट टू रिकॉल के बारे में यही हमने ये देखा कि इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कुछ राज्यों में है, यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देशों में भी राइट टू रिकॉल के प्रावधान है, और भारत में छत्तीसगढ़ में है। तो यही बात हमने अभी कर ली, ठीक है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा मैंने बताया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है, जनसंख्या कम होती है, ये भी ऐड कर ले, क्योंकि प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट आमने सामने बैठ के सब लोग जमा होके किसी भी डिसीजन पे, अंतिम डिसीजन पे पहुंचना, जबकि हमारे यहाँ संभव नहीं है ये, कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए क्या एक जगह बैठकर चर्चा कर सके, नहीं ऐसा संभव है। तो इसलिए वोट डालने की पद्धति है, वोट के आधार पे किया जाता है। तो इसी तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए और भी अलग अलग टूल है, जैसे हमने सुना है कि जनमत संग्रह, रेफरेंडम, ये क्या है, किसी भी प्रस्तावित विधेयक को अगर स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसके लिए मतदाताओं से राय मांगी जाती है। मतलब उसको मतदाताओं को, हाँ या ना, आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। उसका पहल, इनिशिएटिव, नागरिक स्वयं किसी विधेयक को बनाने और विधायिका को समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रख सकता है। मतलब इतने आपने सुना होगा सिग्नेचर कैंपेन वगैरह, ये इस तरह से वहां पे लाया जा सकता है।
जनमत सर्वेक्षण, प्लेबिसाइट, ये बड़ा कश्मीर के संदर्भ में सुना होगा हम लोगों ने कि पक्ष में है या विपक्ष में, या भी हाँ ना में। ये मुख्य रूप से संप्रभुता, क्षेत्रीय विवादों या राजनीतिक स्थिति से संबंधित विषयों पर आयोजित किया जाता है। भारत में कश्मीर के संबंध में हम लोग हमेशा सुनते हैं विवाद है। चलिए, ये भी एक भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट संस्था आर्कटिक सेंट्री। आर्कटिक सेंट्री मतलब आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी गोलार्ध के बारे में। और हमने सुना है, हमने पता है हमें कि जो उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों की सीमा लगती है यूएसए, रूस, ठीक है, ग्रीनलैंड तो है ही पूरा का पूरा सीमा। और ये क्या संसाधनों में काफी क्या है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है संसाधन के दृष्टिकोण से, और काफी क्रिटिकल मिनरल या इस तरह से महत्वपूर्ण संसाधन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके लिए होड़ मचा हुआ है यहाँ पे अपनी बढ़त जमाने के लिए। रूस और अमेरिका के द्वारा तो क्या है, क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी है, नजदीकी है वहां से, अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी। तो ये जो संगठन है नाटो के जैसा ही संगठन है आर्कटिक में सुरक्षा बढ़ाने के दृष्टिकोण से। आर्कटिक सेंट्री नामक एक नया मिशन शुरू किया गया नाटो के जैसा ही। और नाटो एक क्या है, नाटो के बारे में देख लेते हैं कि वो राजनीतिक और क्या सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया गया। वर्तमान में से 32 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। आर्कटिक सेंट्री के बारे में देख लेते हैं। नेतृत्व कौन करता है इसका? नेतृत्व ज्वाइंट फोर्स कमांड नॉरफॉक, JFC नॉरफॉक, ये जगह है, स्थान है ये, द्वारा किया जाता है। ये नाटो के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच का एक सेतु का काम करेगा। तो मतलब नाटो से संबंधित आप समझ लो, तो नाटो का मतलब आप आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित जो संस्था हो गई वो हो गई। सामरिक उद्देश्य वही हमने देख लिया कि नाटो के उद्देश्य को यहाँ पे हितों को जो साधना है, यहाँ पे देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सदस्य देशों के प्रादेशिक क्षेत्रों की रक्षा करना, रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधि, जैसे हमने बताया कि उनकी प्रॉक्सिमिटी है तो रूस भी अपनी बढ़त बना रहा है और हमेशा जो है वहां पे तनाव का माहौल बना रहता है। तो सैन्य गतिविधियों तक चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों के बीच में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उससे संबंधित मतलब यूएन से संबंधित UNSC 1267 सैंक्शंस कमिटी, ये क्या है? ये यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंतर्गत एक कमेटी है जिसका गठन कब किया गया था? 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1267 के तहत। तो उसका नाम ही यही रख दिया गया। और बेसिकली ये संकल्प क्या है? विशेष रूप से तालिबान के विरुद्ध हवाई सेवा प्रतिबंध लगाने पे और संपत्ति जब्त करने, मतलब आतंकी संगठनों पे लगाम लगाने के लिए ये है। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि अभी ये जो संगठन है, ये समिति जो है, ये इसने अभी रिपोर्ट दिया है कि पाकिस्तान में जो सक्रिय आतंकवादी ग्रुप है जैसे मोहम्मद, दिल्ली के लाल किले आतंकी हमले में उसकी जो है वो जुड़ा हुआ था, वो उसके हाथ है। जैसे मोहम्मद संयुक्त राष्ट्र में द्वारा नामित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भी है। ठीक है, संरचना क्या है? वही जो 5 सदस्य स्थायी सदस्य और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, वो सब इसके सदस्य होंगे। समिति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसका कार्य क्या है? व्यक्तियों और संगठनों के प्रतिबंध सूची में शामिल करना, व्यक्ति को भी संगठनों को भी, प्रतिबंध हटाने या छूट से संबंधित अनुरोधों पर विचार करना, अपने कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत करना। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड तो काफी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के विकास से संबंधित। तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था को देख रेख करने के लिए सरकारी तंत्र जो 25 वर्ष इस संस्था ने पूरा कर लिया, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही है ये शॉर्ट न्यूज। बेसिकली नई दिल्ली में स्थापित है। स्थापना 2000 में भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय आयुष मंत्री। दायित्व क्या है? औषधीय पादपों से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना, देश में पूरी तरह से इस व्यवस्था को बनाना कि औषधीय पादप को के अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके और उसका राष्ट्र हित और विकास में मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सके। यही है। वंदे मातरम क्यों चर्चा में है? वंदे मातरम हमारा अभी क्या है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वंदे मातरम के गायन और प्रस्तुति से संबंधित जो औपचारिक प्रोटोकॉल को स्पष्ट किया गया है और उसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
और वही है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि वंदे मातरम दिशा निर्देश को सबसे पहले देख लेते हैं कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है हमारा जन गण मन, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। तो उसमें क्या है, दोनों प्रस्तुत किए जाए, मतलब जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाए तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। उसके बाद वंदे मातरम गायन के समय श्रोताओं को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा, जो पहले राष्ट्रगान में होता था। हालांकि यदि यह किसी फिल्म या वृत्त चित्र का हिस्सा है तो सावधान की मुद्रा अनिवार्य नहीं होगी। चलो ठीक है ना, ये हो गया। वंदे मातरम के बारे में इतिहास तो हम लोगों ने सुना ही है कि भाषा में, ये हमने इतिहास के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कि कांग्रेस से जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले तो क्या लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मूल कहाँ लिखा गया था, आनंद मठ पिंजूर की किताब है 1882 में, और लिखा पहली बार प्रकाशित हुआ था संस्कृत भाषा में और बंगाली लिपि थी, ठीक है। उसके बाद क्या वर्ष 1950 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगीत के समान ही इसको अपना लिया गया। उसका 24 जनवरी 1950 को यह घोषणा की गई कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के सम्मान दर्जा दिया जाएगा। और कांग्रेस के सेशन में कब गाया गया था, 1896 में, ठीक है। चलिए, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये अभी क्या हुआ है, तमिल की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है कहाँ मिली है, ये मिली है मिस्र के किंग्स की घाटी, मतलब वैली ऑफ किंग्स में तमिल ब्राह्मी लिपि की शिलालेख की पहचान की गई है, मतलब उसमें खुदे हुए हैं तमिल ब्राह्मी लिपि, और उसमें कुछ नाम भी मिला हुआ है। तो इसके काफी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि हमारे संबंध वहां से प्रगाढ़ थे, व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, जिस तरह से भी इसके निष्कर्ष। तो ये खोजे भारत और मिस्र के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करता है, यही इसका निष्कर्ष है। तो कला और संस्कृति विशेष संबंधित है, इंपॉर्टेंट घटना है। अब इन शिलालेखों में मिला क्या है, मिला यही है कि ब्राह्मी लिपि में व्यापारियों के नाम अंकित हैं, जो कि कहाँ मिलता था, हमारे दक्षिण भारत में, मतलब जैसे चिकै कोर्रन, राजमुकुटधारी नेता, कोप्पन, चत्तन, किरण, ये सब नाम। कोर्रन नाम का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, जहां एक चेर राजा को सीधे कुर्रन कहकर संबोधित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कला संस्कृति के संबंध में कुर्रन शब्द काफी चर्चा में था, ये इसे परिभाषित करता है, निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है, तो आप ध्यान में रखेंगे ऐसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं, कुर्रन, या सबको पूछ लिया जाएगा। हाँ, तमिल ब्राह्मी लिपि के बारे में समझ लेते हैं। क्या ये ब्राह्मी लिपि का एक रूप है, इसका प्रयोग प्राचीन तमिल अभिलेखों को लिखने के लिए किया जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, और महान कृति तिरुकुरल, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी चर्चा में रहा है तिरुकुरल। युवा एआई फॉर ऑल, मतलब एआई से संबंधित महत्वपूर्ण संस्करण किसके लिए, कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल रथ का शुभारंभ किया गया, मतलब स्किल्स डेवलपमेंट से संबंधित है, और किसके द्वारा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। और इसे अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसाइटी के सहयोग से शुरू किया गया है। तो दोनों संस्थाओं को नाम ध्यान में रखेंगे, एसेक्ट और मैटी, ठीक है। और क्या, कौशल रथ मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता पहल है, और इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पे एआई शिक्षा को लोकतांत्रिक करना, मतलब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, यही है। और युवा एआई फॉर ऑल के बारे में क्या है, यह निःशुल्क 4.5 घंटे का स्वगति सेल्फ पेस्ड मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है। इसका लक्ष्य एआई को प्रत्येक भारतीय के लिए सुलभ और समझाने के लिए समझने योग्य बनाना है। और यह फ्यूचर स्किल प्राइम, IGOT और कर्मयोगी सहित अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ये इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। इंडिया एआई मिशन को मार्च 2024 में स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए 5 वर्षों के लिए 10,371.92 करोड़ के बजट का निर्धारण किया गया। तो ये चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, आप ये समझ लेंगे किससे संबंधित है, स्किल संबंध बेस से संबंध, डेवलपमेंट से संबंधित है, एआई को के लोकतांत्रिकरण से संबंधित है, ठीक है। और कौन संस्थाएं इसको चालू कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब चर्चा में जो प्रमुख व्यक्तित्व है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी हमने इतिहास में पढ़ा है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ये क्या, प्रख्यात समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी जयंती थी 12 फरवरी पे, इसके लिए स्मरण किया जा रहा है। और जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में 1875 में, आर्य समाज की स्थापना इसके लिए जाने जाते हैं। और इनके कार्य क्या थे सामाजिक धार्मिक सुधार में, बाल विवाह, विधवाओं पर थोपी जाने वाली कठोर प्रथाओं जैसे सामाजिक कुरीतियों पर सशक्त विरोध करना। उसके बाद शिक्षा प्रणाली के पक्ष में थे, ऐसे शिक्षा जिसमें व्याकरण, दर्शन, वेद, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत और कला पर जोर है। उसके बाद क्या, उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जो विकेंद्रीकरण को प्रतीक हो, जैसे कि एक विशाल राष्ट्रमंडल,
ये सब कुछ यूनिक बातें हैं जो हमें मेंस सेंसर में भी लिखने के लिए हो सकता है। महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति क्या? सत्यार्थ प्रकाश, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक कार्य क्या? उन्होंने त्रैतवाद की वैदिक अवधारणा प्रस्तुत की और इसके अंतर्गत 3 शाश्वत तत्वों को मान्यता दी गई, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये हमने पढ़ा है, ये हमने इतिहास और दर्शन के विषय में कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, त्रैतवाद यही है, 3 की बात की जा रही है। तो चलिए हम लोग इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं आज, और आप लोगों ने जो सीखा उसके आधार पे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। आपको समझ में ये चीज़ें आएँगी, क्या आपको याद रह रहा है, क्या आप भूल रहे हो, और इससे आप परीक्षा के लिए तैयार हो सकेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।